मिशन 2024 के लिए अब एक्टिव मोड में हो गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 80 सीटों पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने पे एक रैली कराने जा रही है। आपको बता दें 80 जनसभा कराई जाएगी भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल पूरे होने पे होने वाले कार्यक्रमों में 80 लोकसभा सीटों पे एक जनसभा कराई जाएगी और लक्ष्य होगा कि हर रैली में कम से कम 10,000 लोगों को जोड़ा जाए। इसके साथ ही एक जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है जिसके तहत तो उन प्रबुद्ध लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना होगा जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ जुड़ने में तैयार होंगे। साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी उन लाभार्थियों को लेकर जाए जिनमें अंत्योदय की जो योजनाएं हैं, जो डबल इंजन की सरकार के जो फायदे हैं, उनसे लाभार्थियों के जो लाभार्थी हैं उनको जन जन तक उनकी आवाज़ लेके जाई जाएगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आम जन के लिए काम करती नजर आ रही है। मिशन 2024 में 80 में से 80 कमर खिलाने के लिए अब 80 लोकसभा सीटों पर जनसभा और रैली कराएगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सभी के बड़े नेता होंगे शामिल। मिशन 2024 के लिए अब एक्टिव मोड में हो गई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 80 सीटों। उत्तर प्रदेश के करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मतलब अगर आप विद्युत कनेक्शन लेते हैं या फिर विद्युत की कोई भी समस्या होती है और समय रहते उसका सॉल्यूशन नहीं होता तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन या फिर संबंधित डिस्कॉम उस उपभोक्ता को मुआवजा देगा। मतलब उत्तर प्रदेश में अब विद्युत विभाग के मुआवजा कानून को लागू कर दिया गया है जिसको लेकर 3 साल से इंतजार था। लगातार मंथन चला और इस मंथन के बाद उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन एम देवराज ने यह आदेश उत्तर प्रदेश के सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों को जारी कर दिया है। इसके अनुसार अगर विद्युत विभाग की कोई भी समस्या होती है और समय रहते उसका निस्तारण नहीं होता तो ऐसी स्थिति में अब उपभोक्ता को उसका मुआवजा मिलेगा। हालांकि इसके लिए उपभोक्ता को 1912 जो कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन का हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी और समय रहते उस शिकायत का निस्तारण न होने पर मुआवजा देना पड़ेगा। हालांकि अगर इसमें हम शिकायतों की बात करें तो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग मुआवजा उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा। अगर आपके क्षेत्र में कहीं पर अंडरग्राउंड केबल कटती है और समय से नहीं बनती है तो प्रतिदिन के हिसाब से 200 रुपए का जुर्माना देना। उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे को एक लंबे अरसे से परमानेंट डीजीपी का इंतजार है। इंतजार इसलिए है क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया था और डीएस चौहान के रिटायरमेंट के बाद कार्यवाहक डीजीपी के रूप में उत्तर प्रदेश में आरके विश्वकर्मा काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में कोई काबिल अफसर ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में डीजीपी के परमानेंट पद को संभाल सके। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में कौन होगा अगला परमानेंट डीजीपी। हालांकि 31 मई को आरके विश्वकर्मा का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नया परमानेंट डीजीपी कौन होगा। क्या उत्तर प्रदेश में कोई काबिल अफसर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी जा सके। उत्तर प्रदेश जब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां पर आज विद्युत विभाग और विजिलेंस की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और छापेमारी के दौरान उन्होंने बहादुरपुर और गढ़िया क्षेत्र में छापेमारी की और उसमें उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से यहाँ पर मुझे सूचना मिली थी जिसमें 80% लोग विद्युत बिल नहीं देते हैं और वो अवैध तरीके से कनेक्शन करके और विद्युत सप्लाई करते हैं। इससे उनकी चोरी पकड़ी गई है। इसको लेकर के वहीं ग्रामीणों में जब बात की गई तो ग्रामीणों में काफ़ी रोष था। उनका कहना ये था कि जिस तरह से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है बिल्कुल गलत है और निंदनीय है। इस तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। इनका कहना यह भी था कि जिस तरह से इन्होंने ये कहा है कि हम बिजली चोरी कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, हमने कनेक्शन ले रखा है और बाकायदा हम मीटर रीडिंग हाउस बिजली चला रहे हैं। तो वहीं विजिलेंस टीम का कहना यह था कि इस तरह से इनके द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के द्वारा जिस तरह से विद्युत का अपव्यय किया जा रहा है लेकिन उसको ये बिल के रूप में जमा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अगर 1 किलोवाट का कनेक्शन ले रखा है तो किलोवाट कनेक्शन ले रखा है तो ये उसमें 10 किलोवाट और 5 किलोवाट का लोड लेकर के और चला रहे हैं और सबके घर में एसी लगी हुई है। कन्नौज के ठटिया थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव में अचानक आग लगने से 8 घरों की लाखों रुपए की गृहस्थी जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि उसके दूसरे दिन मंत्री असीम अरुण ने पहुंचकर उन पीड़ितों से जानकारी ली, साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि आर्थिक मदद उन्हें दी जाएगी। वहीं मंत्री असीम अरुण ने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी जल्द ही सरकार द्वारा भरपाई की जाएगी। हालांकि उस आग लगने के कारण लगभग 50 मवेशियों की जलकर मौत हो गई थी। वहीं 3 लोग भी गंभीर रूप से झुलस गए थे जिसके बाद स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी घायलों को तिरबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया था। वहीं मौके पर पहुंचे दूसरे दिन असीम अरुण ने लोगों को आश्वासन दिया, उनसे मुलाकात की, वहीं घायलों को भी अच्छा उपचार दिलाने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा जल्द ही प्रशासन द्वारा उन्हें आर्थिक मदद दिलाई जाएगी। राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के बिहार के 2 दिवसीय
दौरा को लेकर किशनगंज उन्होंने पहले पहुंचा। किशनगंज में पहुंचने के बाद उन्होंने एक प्रेस वार्ता में भी कह डाला कि 9 साल तक एनडीए की सरकार में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का फंड को रिलीज तक नहीं किया जा रहा था, जबकि कई बार नीतीश कुमार ने चाहा भी, लेकिन एनडीए की सरकार के साथ वो बंधन में थे। अब बंधन में रहने के चलते अब तक बिहार में मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं बना। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, उसी तरह नीतीश कुमार भी अब सारे विपक्षियों को एक मंच पर करने पर जुटे हुए हैं। अब इमरान प्रतापगढ़ी के आने के बाद बिहार में राजनीतिक में भूचाल सा देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में कहा नहीं जा सकता है कि अब लोगों का रुझान कहां जाए। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य महकमा अब अवैध अस्पतालों के खिलाफ अभियान चलाएगा। यह अभियान आगामी 6 जून से लेकर के 20 जून तक चलेगा, जिसमें अवैध रूप से संचालित हो रहे शहर के जो अस्पताल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1300 अस्पताल हैं जिनका पंजीकरण जो है सीएमओ ऑफिस में, वहीं 100 से ज़्यादा अस्पताल हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं। इस अभियान के दौरान देखा जाएगा जो 1300 अस्पताल हैं उनके मानक पूरे हैं कि नहीं है, साथ ही साथ जो अवैध रूप से अस्पताल चल रहे हैं उन पर कार्रवाई करके उनके संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जब इतनी बड़े अभियान चलाएगा तो निश्चित तौर पर इससे आम जनता को फायदा मिलेगा। आरबीआई ने 2000 के नोट वापसी लेने का ऐलान कर दिया है। साथ ही 23 मई से 30 सितंबर के बीच में ये सभी 2000 के नोट बैंकों में जमा होंगे या जिनको एक्सचेंज करना वो एक्सचेंज करेंगे, जिसको लेकर आज 23 मई और बैंकों में लोग पहुंच रहे हैं अपने 2000 के नोट वापसी करने के लिए या फिर अकाउंट में जमा करने को लेकर। बैंक में किसी भी तरह के नोट जमा करने के दौरान अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए स्थानीय पुलिस की मदद भी ली जा रही है। बैंकों के बाद पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। यदि भीड़ बढ़ती है, नोट ज़्यादा से ज़्यादा जमा होने पर लोग पहुँचते हैं, तो ऐसे में भीड़ को एकत्र करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के जवान तैनात है, जिससे कि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले, बैंक कर्मियों को अपने कामकाज को पूर्ण करने में कोई अव्यवस्था ना हो, धक्का मुक्की ना हो, विवाद ना हो। इसको लेकर पुलिस के जवान तैनात कर दिए। पूरे मामले में आरबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि 4 महीने 30 सितंबर तक सभी नोट वापस होंगे, लेकिन 4 महीने का समय होने के कारण इतनी ज़्यादा भीड़ फिलहाल अभी बैंकों में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि यदि जिनके नोट ज़्यादा होंगे, भीड़ आती है, तो उसको लेकर तैयारी बैंक ने कर ली कि वो किसी भी तरह की चूक नहीं चाहते हैं कि बैंक में जिस तरह 500,000 के नोट वापसी के दौरान बैंकों बाद लाइन लग रही थी, धक्का मुक्की हुई थी, विवाद की स्थिति बनी थी, वह स्थिति इस बार 2000 के नोट वापसी में ना बने, इसके लिए पहले से बैंक ने तैयारी कर ली। पुलिस की मदद ली जा रही है और बहुत आज से बैंकों में 2000 के नोट बदलने का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम सबसे ज्यादा गर्म देखा गया, यानी कि साफ है कि झांसी में सबसे ज्यादा मौसम गर्म देखा गया। उत्तर प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ का भी टेम्परेचर 40 के आसपास दिखता रह रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से एक सप्ताह के अंदर भारी बारिश देखने को मिल सकती है, यानी धूल भरी आंधी भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में लगभग 16 ऐसे जिले हैं जहाँ पे अलर्ट पे जारी रखा है, यानी कि साफ है ऐसे जिले हैं जहाँ पे येलो अलर्ट जो है वो किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसमें साफ कहा गया है कुछ ऐसे जिले होंगे जिनमें जो है भारी बारिश और इसके साथ साथ में ओला पड़ सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो तेज हवाओं के साथ में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ऐसे में साफ है कि जिस तरीके से मौसम विभाग की चेतावनी है उसको लेकर के सभी डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों की निगरानी करें, मॉनिटरिंग करें। आखिर अगर तेज हवाएं चलती हैं या फिर बारिश तेज होती है तो किसी प्रकार से किसी का भी जान मान की हानि। पीलीभीत में खनन अधिकारियों के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा खनन माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, लगातार उन पे चाबुक चलाया जा रहा है। आपको बता दें जनपद पीलीभीत के अमरिया जो तहसील क्षेत्र है, वहाँ खिरका गांव में खनन हो रहा था और जैसे ही इसकी सूचना उप जिलाधिकारी को हुई तो उन्होंने संयुक्त टीम बनाकर वहाँ खिरका गाँव है वहाँ मौके पर अपनी टीम भेजी। जैसे ही टीम वहाँ पहुंची तो 3 ट्रैक्टर ट्राली सहित एक रपटा मशीन भी मौके पर मिली, तो जिसको देखते अवैध खनन होते हुए वहाँ जो खनन अधिकारी थे, उप जिलाधिकारी ने जो संयुक्त टीम भेजी थी, उन लोगों ने ले जाकर संबंधित थाना जो न्यूरिया थाने में ले जा करके उन ट्रैक्टर ट्राली और मशीन को वहां खड़ा कर दिया और उन पर संबंधित कार्रवाई की गई, संबंधित धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया। तो इस तरह से पीलीभीत में जहां एक और खनन माफियाओं पर शिकंजा तो कसा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी खनन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार खनन करते जा रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ शिकंजा भी कसा जा रहा है। लेकिन ये खेल कब तक चलेगा, कैसे अधिकारी इस बात को समझ पाएंगे, ये खनन अधिकारियों के लिए, संबंधित अधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है खनन माफियाओं के। बाराबंकी में 72 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने शारदा नहर से एक मादा डॉल्फिन को सुरक्षित रेस्क्यू कर घाघरा नदी में छोड़ा। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के कुर्सी थाना क्षेत्र के खनवाहा गांव के पास शारदा नहर का है, जहां पर बीते 3 से 4 दिन पहले ग्रामीणों ने सूचना दी थी कि शारदा नहर में कहीं से डॉल्फिन मछली आ गई है, जिसके बाद तत्काल मौके पर शारदा नहर में वन विभाग की टीम पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उसमें रेस्क्यू शुरू किया गया। जिसके बाद मौके पर ही वन विभाग की टीम ने एक नर डॉल्फिन को तुरंत पकड़ लिया था। वहीं सुरक्षित नर डॉल्फिन को घाघरा नदी में छोड़ा गया था, जिसके बाद लगातार वन विभाग का रेस्क्यू जारी रहा और 72 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने मादा डॉल्फिन का भी रेस्क्यू किया। वहीं सुरक्षित मादा डॉल्फिन को घाघरा नदी में छोड़ा गया। 4 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से आज थोड़ी सी लोगों को निजात मिली है। बीती रात आपको बता दें कि जहां तेज हवाओं ने कई के झोपड़े तोड़े, तो वहीं झमाझम बारिश ने गर्मी से निजात दी है। उमस और गर्मी से जहां आम जनमानस त्रस्त था, वहीं आज मौसम सुहाना हुआ है। खासतौर से झमाझम कई जगह बारिशें हुई और कई जगह आंधी तूफान से पेड़ पौधे सही झोपड़ियां उजड़ गई हैं। फिलहाल मौसम सुहाना है और मौसम विभाग के अनुसार आपको बता दें इसी तरह का मौसम कई दिनों तक देखने को मिलेगा। बीते 4 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से आज थोड़ी सी लोगों को निजात मिली है। बीती रात आपको बता दें कि जहां तेज हवाओं ने कई में आज सुबह हुई भारी बारिश के वजह से कई लोगों का घर के साथ साथ अन्य सामान भी नुकसान हुआ है। कई लोगों के आशियाने तो उजड़ ही गए हैं, लेकिन खेतों में लगे सब्जियों की फसल भी बर्बाद हो गई है। वहीं अगर एक तरह से बात करें तो जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तो लोगों को उमस भरी जिंदगी से राहत की सांस मिली है और दूसरा जो गन्ने की फसल लगी है उसके लिए भी संजीवनी का काम किया है। तो दोनों रूप से जो है कि अगर इस बारिश को देखा जा रहा है, लेकिन कुशीनगर में किसानों के साथ साथ आम जनता के लिए भी ये बारिश तबाही बनकर उभरी हुई है। आज सुबह जिस तरह से भारी हवा के साथ साथ बारिश हुआ है, इससे किसानों के लिए कहीं फायदेमंद साबित हुआ है। तो सब्जी की खेती के लिए